दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर एच.एस. वालिया, फॉर्मर रिसर्च ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी एंड फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल एंड हेड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, डीवी कॉलेज अमृतसर। आजकल मैं स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल विंग आम आदमी पार्टी पंजाब की भूमिका निभा रहा हूँ। दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते एक सीरीज जनरल इलेक्शंस 2024 के बारे में शुरू की थी कि वोट किसको और क्यों। वो सारे विचार पंजाब के बारे में थे। आज मैं ये विचार बीजेपी पर केंद्रित करूंगा। दोस्तों, 2020 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस पर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुप्पी साधे रखी, जिससे बीजेपी की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हुई। इनका ग्राफ जो है बहुत नीचे आया। उसमें एक किसान आंदोलन था जिसमें 700 के करीब किसान शहीद हुए। दूसरा था लखीमपुर खीरी की घटना जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 किसानों और एक पत्रकार को कार ने कुचल डाला। आरोप लगा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर। तीसरी, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। और चौथी, जो पहलवानों ने दिल्ली में आंदोलन किया उसमें भी बीजेपी के एमपी बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप था। परंतु बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इन घटनाओं पर चुप्पी साधे रखें और कोई वक्तव्य ना दें, कमेंट ना करें, बातचीत ना करें, ये बीजेपी के अगेंस्ट बात गई। और मोदी जी जो अक्सर मन की बात करते हैं, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। परंतु 2024 में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों के दिलो दिमाग को छू गई। एक था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को गैर संवैधानिक करार देना, वो भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भाई लोगों को इंफॉर्मेशन का अधिकार है। जब वो वोट डालने जाते हैं तो तब उनको पता होना चाहिए कि कोई भी स्कीम जो है वो क्या है, उसके क्या लाभ हानियां हैं, उस पर आधारित वोट दिया जाए या उस इंफॉर्मेशन के आधार पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो पैदा हो। बहुत बड़ी घटना थी। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये गैर संवैधानिक करार दिया गया और बीजेपी ने 2017 से ही बहुत लुक छिप कर इस बॉन्ड स्कीम को कार्यान्वित किया। इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में जो है चेंज किया, अमेंडमेंट की। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट की कि लोगों को पता ना चले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में तो जो पहले जो है उर्जित पटेल जी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन बॉन्ड को जारी नहीं कर सकते। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये सभी डिजिटल होने चाहिए, यानी कि जो भी डोनेशन देता है डिजिटली दे, रिजर्व बैंक को डिजिटली ट्रांसफर करे, रिजर्व बैंक
जिस पार्टी के लिए डोनेशन दी है उसको डिजिटली ट्रांसफर करे और वो पार्टी उसको जब खर्च करती है वो डिजिटली खर्च करे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ऐसा नहीं किया गया। और उर्जित पटेल जी की इंफॉर्मेशन के बिना इस स्कीम को कार्यान्वित कर दिया गया। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, गैर संवैधानिक बात थी। और दूसरी घटना जो हुई वो आप सुप्रीमो, आप कन्वीनर केजरीवाल जी को अरेस्ट करना, जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं। और बात अरेस्ट की नहीं है, परंतु जिस प्रकार से की गई, वो जो ये बॉन्ड स्कीम, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात की है, जब उसको खुलासा हुआ तो वो स्पष्ट हो गई कि एक आदमी को आप जो है राघव मगुंटा रेड्डी, जो उसको अप्रूवर बना दो और उसको बेनिफिट दे दो, उससे डोनेशन ले लो, उसको बेल कर दो, उसके फादर को जो है मगुंटा रेड्डी को जो है आप टीडीपी की टिकट दिलवा दो और उनसे बयान ले लो। बात एक्चुअली 2015 से बीजेपी, आम आदमी पार्टी से डरी हुई थी। 2015 में जब 70 में से 67 आउट ऑफ 70 सीट्स आई, तो ये 96% सीट्स से बीजेपी घबरा गई। 5 साल बाद दिल्ली सरकार ने जो काम किए उस आधार पर वोट मांगी गई और 70 में से 62 सीटें, यानी कि 86% के करीब सीटें हैं। अब पंजाब में इलेक्शन हुए 2022 में, यहां पर 117 में से 92 सीट्स, और अधिक बीजेपी तिलमिलाई तब जब गुजरात में इनकी 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और तकरीबन 13% वोट पड़े 41 लाख के लगभग। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इस पार्टी के नेताओं को अंदर किया जाए या कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि ये पार्टी जो है वो उठ ना सके, पार्टी को ख़त्म किया जाए। वैसे तो मोदी जी कहा करते कि कांग्रेस मुक्त जो है वो देश होना चाहिए। एक्चुअली ऑपोजिशन मुक्त देश जो है बनाने की कोशिश की गई उसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी, इसलिए ये कदम। और यही नहीं, जब उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन और हेल्थ की पॉलिसी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सराहा जा रहा है इनके कामों को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सराहा है इसको, और इसके अतिरिक्त मैडम जब ट्रंप, फर्स्ट लेडी जो है उस वक्त के, ट्रंप साहब की वाइफ जो यहाँ आई, उन्होंने सराहा कि यहाँ पर जो हैप्पीनेस क्लासेस हैं ये एक बहुत अच्छा काम है, ये होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हेल्थ पॉलिसी को, जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, सेक्रेटरी जनरल जो यूएनओ के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ब्रंटलैंड, उन्होंने सराहा। तो बीजेपी ने सोचा कि इनके काम में अड़चन डाली जाए, ये जो दिल्ली में अपनी पॉलिसीज को कार्यान्वित कर रहे हैं, ये पॉलिसीज जो है हमें ले डूबेंगी। तो इन्होंने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, एक्चुअली ये फेडरलिज्म पर प्रहार किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जो है वो दिल्ली की जो सरकार है उसकी पॉलिसीज और उसके कार्यक्रम में रोक लगाई। और जब दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, एक चुनी हुई सरकार को इस प्रकार रोका जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि भाई ऐसे है
कि रियल पावर्स जो है, असल में पावर जो है चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। तो इसके बाद ये ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस में इन्होंने कहा कि जो भी ब्यूरोक्रेसी की, ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग होगी, वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ एक समिति बनाई गई, एक जो है नेशनल जो है कैपिटल रीजन्स की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कमेटी बनाई गई उसमें मुख्य रूप से सीएम, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, ये तीनों मेजॉरिटी से जो भी फैसला करे वो मान्य होगा। नेचुरली दो आदमी तो जो है वो केंद्र सरकार के होंगे, तो मेजॉरिटी किसकी होगी। और एक ये भी किया गया कि चीफ सेक्रेटरी जो एजेंडा है उसको जो वीटो कर सकता है, और जो फैसले हैं उसको वीटो जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है। एक बहुत ही ऐसा ऑर्डिनेंस, ऐसा कानून जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ था, फेडरलिज्म के खिलाफ था, डेमोक्रेसी के खिलाफ था। और लगातार विभिन्न राज्यों में गवर्नर्स के थ्रू ये कार्यक्रम चलाया गया। पंजाब में भी वाइस चांसलर की सिलेक्शन में अड़चन डाली गई, चाहे वो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी थी। गवर्नर कहता कि मैं तो इसकी परमिशन नहीं दूंगा, अप्रूवल नहीं दूंगा। इसी तरह केरला में, इसी तरह वेस्ट बंगाल में, और महाराष्ट्र में तो गवर्नर साहब ने जो सरकार महाराष्ट्र में थी उद्धव ठाकरे की, उसको कहा कि अपनी मेजॉरिटी शो करो भाई, जबकि कोई मटेरियल एविडेंस नहीं था, फिर भी उनको मेजॉरिटी शो करने के लिए कहा गया। और इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये गवर्नर के विद इन राइट्स नहीं था, ओवर स्टेपिंग उन्होंने की। तो इस प्रकार के जो काम किए गए और डेमोक्रेसी पर प्रहार की कुछ और उदाहरणें, जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी की अपॉइंटमेंट का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये क्या क्राइटेरियन है, क्या क्राइटेरिया है कि इस आधार पर अपॉइंटमेंट जो आप कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आगे से ये अपॉइंटमेंट करेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाती। तो बाद में इस पर कानून बना दिया गया कि भाई एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर इनका, यानी कि 3 में से 2, फिर मेजॉरिटी फिर इनकी, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे केस में, एक्सटेंशन के केस में, संजय मिश्रा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब भाई 2021 की शायद बात है कि आप जो है इनको एक्सटेंशन ना दीजिए। फिर भी 2 बार एक्सटेंशन दी गई और तीसरी बार उनको कहा गया कि आपके पास कोई ऑफिसर नहीं है कॉम्पिटेंट कि आप इनको बार बार जो है वो जो एक्सटेंशन दे रहे हैं ये गलत बात है। और कई रेजिग्नेशंस हुए क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की कोशिश की गई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिसमें कि सीबीआई डायरेक्टर जो है उन्होंने रिजाइन किया, जो आलोक वर्मा थे। अब ये बात जो है वो पता लगाई जा सकती है कि क्या कारण था उसका। रघुराम राजन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इकोनॉमिस्ट थे और गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने सेकंड एक्सटेंशन नहीं ली। इसका भी पता लगाया जा सकता है क्योंकि उनके कामों में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी। उर्जित पटेल जी 9 महीने पहले ही 2016 से 19 तक थी उनकी जो टेन्योर, 9 महीने पहले ही रिजाइन कर गए। और मामला क्या था, वही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम,
वो नहीं चाहते थे कि इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। दोस्तों, लगातार प्रहार किए गए 2022-23 में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीक करने के लिए, और बॉन्ड स्कीम की तो मैंने बात की है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों, कई और ऐसी जो घटनाएं हुई जिसमें कि मुझे याद आ रहा है, पीसी महानन जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन थे, एक्टिंग चेयरमैन, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको कहा गया कि 2019 का इलेक्शन आ गया था। 2017-18 की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जिस पर वेटिंग हुई और वो रिपोर्ट पब्लिक करनी थी, जारी करनी थी पब्लिक के लिए, उनको कहा गया कि इसको रोक दो। इसी तरह एक जीडीपी की बैकवर्ड सीरीज थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसमें जो नीति आयोग है वो इंटरफेरेंस कर रहा है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जो 2021 में हुए, मोदी जी वेस्ट बंगाल पुरुलिया में कैंपेन पर थे और वहां पर मोदी जी ने कहा, एक्चुअली कहा क्या, वेस्ट बंगाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल यहाँ पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। जब रामचंद्र जी यहाँ आए, सीता मैया को प्यास लगी तो उन्होंने तीर मारकर पानी निकाला और सीता मैया को पिलाया। ये कई जगह पर आता है कि वो घटना तमिलनाडु की थी, रामेश्वरम बीच, जहाँ पर 22 कुएं हैं। तो ऐसे ही बोली जाना। बांग्लादेश में गए अवार्ड लेने के लिए, वहाँ कहते हैं कि मैंने तो आपकी स्वतंत्रता के लिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। ये बिल्कुल झूठ था, इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। हुआ ये था कि बांग्लादेश को मान्यता देने की बात थी और कुछ सरकार में बातचीत चल रही थी कि कब ये काम किया जाए ताकि कोई ऐसी दुविधा पैदा ना हो कि काम खराब हो जाए। और उसमें जनसंघ ने जरूर वहाँ पर जो है वो कई प्रोग्राम्स का आह्वान किया था, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश को बनाने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए कोई सत्याग्रह इन्होंने किया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, इवन साइंस में जो इन्होंने बालाकोट पर जो बॉम्बिंग हुई, तो ऐसा सुझाव दे रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हंसी उड़ाई लोगों ने कि भाई बादलों में या बारिश हो रही है तो वहाँ पर जो है वो हमारे जो जहाज़ है वो रडार में नहीं आएंगे, वो समय जो है चुना जाए वहाँ पर अटैक करने का, पाकिस्तान में बालाकोट का जो। तो ऐसी कुछ बातें हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए था, मोदी जी को चाहिए था, जो कि कहते हैं कि विश्व गुरु की उपाधि वो लेना चाहते हैं या इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। और भी कई बातें हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड से सिद्ध हो गया। मोदी जी को चाहिए था कि मैंने ये काम किए हैं, और हमारा लक्ष्य मोदी जी को कहना चाहिए था कि राम राज्य की स्थापना करना। राम तो दोस्तों कन कन में है, रोम रोम में है लोगों के। राम राज्य की स्थापना करना, ये बात करनी चाहिए थी, ना कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को तबाह करना। पॉवर्टी, गरीबी की बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, विकास की बात करनी चाहिए थी। बात ये करनी चाहिए थी कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है, 125 देशों में 111वें नंबर पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे। भी हम इसको सुधारेंगे, बहुत नीचे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो स्टेट्समैन बनना चाहते हैं
तो ये बातें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जो वातावरण में ये लास्ट नंबर 180 देशों में 180वें नंबर पर, कि इसको सुधारेंगे, ये बात करनी चाहिए थी। ऑक्सफैम की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 21 तक भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास धन का 40% हिस्सा गया। सो बात ये करनी चाहिए थी कि किस प्रकार गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार विकास का जो लाभ है वो निचले तबके, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को पहुंचाया जा सकता है, परंतु नहीं की गई। दोस्तों, यह सब देखते हुए और तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूल जाए बीजेपी 400 के पार 272 पर पहुंचना मुश्किल होगा इस बार। अंत में मैं 2 लाइंस के साथ कंक्लूड करूंगा। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियों की दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू।